हेलो फ्रेंड्स, एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को डिटेल में करेंगे, जिसमें हम वेव्स के वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी डिटेल में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जैसे कि आप जानते हो कि जो एटम है उसके सेंटर में क्या होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है या जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 8। कितने इलेक्ट्रॉन है भी, 8। क्लियर। और मास नंबर जो होता है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है दैट रिप्रेजेंट इट्स मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि ऑक्सीजन जो है उसका मास नंबर जो है वो कितना होता है भाई, 16। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के अंदर देखो, यहां से तो हमें पता चल गया प्रोटॉन कितने हैं, 8। इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया कितने हैं, 8। अब न्यूट्रॉन जो है हमें कैसे निकाल सकते हैं इसमें, देखो मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, हमें मास नंबर पता है 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है हमने 8, तो कितने आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो इसमें 8 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो सेम एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है इनका, 1 1, बट डिफरेंट मास नंबर। इसका 1 होता है, एक का 2 होता है और एक का क्या होता है, 3 होता है। क्लियर। तो ये इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ये हो गया आपका प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रीटियम बोलते हैं। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो आइसोटोप की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अगर इस तरह से आपका आ जाए कुछ 1 मार्क्स में कि आइसोटोप्स, तो आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। इनके मास नंबर लिख के दिखा देंगे, एटॉमिक नंबर इस तरह रिप्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ही कार्बन जो होते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12, 6 13 6 14। तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ये जो है आपका रेडियो एक्टिव होता है। और आपको पता है ये कार्बन डेटिंग में यूज होता है, कार्बन डेटिंग, यानी कि अगर मान लो हमें ये पता करना है कि ये कोई प्लांट है या कोई एनिमल्स के हमें कुछ जैसे हड्डियाँ वड्डियाँ मिल जाती हैं, तो पता करना है कि ये कितने साल पुराना है, तो वो हम कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं, ये हेल्पफुल होता है उसमें। ठीक है, तो ये है आइसोटोप्स कार्बन के। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 16। एक तो इसका होता है 15 वाला आइसोटोप और एक होता है 16। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन 14 और 16, सॉरी 15। ठीक है, तो इस तरह से सेम
एलिमेंट के है ना, जैसे कार्बन 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 सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया सेम, लेकिन मास नंबर क्या हो गया डिफरेंट, दैट आर आइसोटोप्स। आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है अभी, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो, बट सेम मास नंबर, मास नंबर क्या हो जाता है सेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी 18, कैल्शियम का सॉरी पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, और लेकिन इनका मास नंबर क्या होता है सेम होता है 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो ये क्या हो गए आपके आइसोबार, ठीक है। तो आइसोबार में हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, द एटम्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, दैट आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। नेक्स्ट आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहां पर क्या हो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of neutron are called isotone. For example, carbon 14, carbon 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन होंगे भाई, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए भाई 14 माइनस 6 कितने करेंगे तो हम कितने आ गए हमारे पास 8, 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, 16 माइनस 8 8, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। तो दीज आर आइसोटोन्स। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम से इंडिकेट है देखो, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, क्या होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ के वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो 10 पीसीज, एटम्स और आयंस कुछ भी हो सकते हैं इसमें, एटम्स और आयंस, ठीक है, आयंस भी आ सकते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल O2 नेगेटिव है, जैसे F नेगेटिव है, Al3 पॉजिटिव है, Ne, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर हमें ये पता करना है तो हमने क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 नेगेटिव है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे 10। फ्लोरीन के अंदर देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1 नेगेटिव है यानी कि 10, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, 13 प्लस 3 है, तो यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं किसी को, तो इसके पास कितने बच गए 10। नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी 10, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 10 10, तो ये क्या हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी भाई जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, मैक्सवेल थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इन 1864। तो इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो हैं, नंबर 1, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। क्या कह रहा है कि कोई भी सोर्स है उससे कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट होती रहती है, किस फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, रेडिएशन निकलती रहती है, कोई भी सब्सटेंस है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। सेकेंड पोस्टुलेट है, द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular to each other
and also perpendicular to the direction of propagation of radiations। क्या कह रहा है कि जो रेडिएशंस है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से मान लो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो, तो आपका उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो दोनों हैं ये आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और ये आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो किस तरह से शो होंगे, ये इस तरह से शो होंगे। ये देखो, अब ये देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, दिख रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, या ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से जो है रेडिएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पोस्टुलेट है द रेडिएशंस पोजेस वेव करेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेव करेक्टर, रेडिएशंस वेव की तरह होती हैं और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो जो लाइट की वेलोसिटी है उसके इक्वल होती है। क्या वेलोसिटी होती है अभी लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतने मीटर एक सेकेंड के अंदर वो आपकी जो है लाइट है ट्रेवल कर सकती है। तो इसी यही जो है स्पीड किसकी होती है, रेडिएशंस की। क्लियर। These waves do not require any material medium for propagation, यानी वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए उसको क्या करने के लिए, कहीं भी ट्रेवल करने के लिए, वो वैक्यूम के अंदर भी क्या है, ट्रेवल कर सकती हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई भी सॉलिड है या लिक्विड या गैस चीज चाहिए कोई भी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे वेव्स के में केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ एयर भी प्रेजेंट नहीं होगी ना, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स वगैरह पार्टिकल होते हैं ना, वो मीडियम हो गए। तो वैक्यूम बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, वैक्यूम, कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम ऐसा स्पेस मतलब क्या होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, एयर भी प्रेजेंट ना हो, दैट इज वैक्यूम। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं वेव की, जैसे कि वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, देखो इसको समझने के लिए हम पहले एक वेव बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से होती है वेव, ठीक है। अब देखो ये जो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपको उठा हुआ लग रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं भाई, क्रस्ट, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। क्लियर। ये हो गया क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्या आ गया फिर से क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट। क्लियर। अब जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट या टू कंजिक्यूटिव ट्रफ, ये है, एक ये है, दोनों क्या है, क्रस्ट है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कह लो, या ये जो आपके ट्रफ है इनके बीच में, कंजुगेटिव मतलब जो एक के बाद दूसरा आएगा नेक्स्ट, ठीक है, ये दोनों ट्रफ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, किससे, लैम्डा से। और इसकी यूनिट जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, वही सारी यूनिट होती है भाई, एंस्ट्रोम भी होती है मोस्टली, ठीक है। मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी कर सकते हैं, पाइकोमीटर में भी कर सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस बोल दिया ना, तो डिस्टेंस की यूनिट होंगी वेवलेंथ वाली यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, देखो ये एक पॉइंट है जैसे, अब कितनी वेव्स जो है इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू कितनी वेव्स जो है एक सेकेंड के अंदर पास हो गई, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है इसका न्यू। क्लियर हुआ। ये एक पॉइंट है उसके थ्रू क्या है
एक सेकेंड के अंदर कितने नंबर्स ऑफ वेव्स पास हो गई है। अब वेव्स क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स का मतलब यहाँ बोलता है, इसको बोलेंगे यहाँ तक, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बना गया, ये एक वेव बना गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इतने कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास हो गई इस पॉइंट से, दैट इज फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड। यूनिट्स होती हैं इसकी, मोस्टली हर्ट्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एचजेड से रिप्रेजेंट करेंगे, या साइकिल पर सेकेंड ऐसे भी लिखा हुआ आता है, या सेकेंड पर सेकेंड ऐसे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसकी हर्ट्स, साइकिल पर सेकेंड या पर सेकेंड जो है यूनिट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, और रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख लेंगे इसके, द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर of waves passing through a point in 1 second। ठीक है, that is frequency। velocity of wave क्या होती है भाई, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड में किसने, वेव ने। द लीनियर डिस्टेंस traveled by a wave in 1 second। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है, जैसे कि जो वेलोसिटी की यूनिट होती है ना, डिस्टेंस पर टाइम हो गया ना, तो डिस्टेंस की जो भी यूनिट होगी, मान लो सेंटीमीटर ले लिया है तो हम सेकेंड ले लेंगे, यहाँ पे मीटर ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, जो भी डिस्टेंस पर टाइम। ठीक है, दैट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हुआ, क्योंकि देखो हमने वेलोसिटी तो पढ़ा ही हुआ है ना, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो वही है यहाँ पर भी। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है, जैसे एक वेव बनाते हैं हम इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या बताया था मैंने आपको, क्रस्ट, ये क्या बताया था आपको भी, ट्रफ। ठीक है, अब क्रस्ट की कितनी हाइट है, कितनी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, है ना, या ट्रफ की कितनी डेप्थ है, क्योंकि नीचे की तरफ है तो हम इसको बोलते हैं डेप्थ, या क्रस्ट की कितनी हाइट है या ट्रफ की कितनी डेप्थ है, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, एम्पलीट्यूड को, और इसकी यूनिट्स होगी, यूनिट्स क्या होंगी बताओ भाई, देखो हाइट मेजर कर रहे हैं या डेप्थ मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की यूनिट जो होंगी वही होंगी ना, तो जो भी है लेंथ की यूनिट होती है वही आपकी आएगी लेंथ यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट होंगी लेंथ की वही होगी आपकी एम्पलीट्यूड की यूनिट। कैसे डिफाइन करेंगे हम, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द height and height of crust and depth of trough। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और यूनिट आपकी वही होंगी जो लेंथ की यूनिट होती है। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है भाई, जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेते हैं, ये क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, दैट इज इट्स वेव नंबर। जैसे कि यहाँ तक एक वेव होगी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव होगी, एक यहाँ से यहाँ, तो कितनी होगी इसमें 3 हो गई जैसे। तो ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, दैट इज इट्स वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। किससे करते हैं, न्यू बार। ठीक है, और न्यू बार जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, आपकी वेवलेंथ के, लैम्डा। ठीक है, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी, जैसे लैम्डा अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम, ठीक है, तो न्यू बार की जो है यूनिट हो जाएगी पर सेंटीमीटर, है ना। अगर इसको मीटर में ले रहे हैं तो पर मीटर, एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं तो पर एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगी आपकी वेव नंबर की यूनिट्स।
नाउ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? जो वेलोसिटी होती है यानी कि c से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ, और c क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी और ये क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये होगी आपकी वेवलेंथ। क्लियर? तो ये है इनके बीच में रिलेशन, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई? देखो, जो हमने अभी रेडिएशंस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती है, उनको क्या है अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रेज रेडिएशंस जो है वो क्या की गई है? अरेंज की गई है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, देन अल्ट्रा वो यूवी रेज लिख सकते हैं, यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो, ठीक है। फिर आती है आपकी विजिबल रेज, देन इंफ्रारेड रेज, आईआर रेज भी बोल सकते हैं इनको, इंफ्रारेड रेज, देन यहाँ लिख दो माइक्रोवेव रेज, ठीक है। फिर आती है आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है। अब ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की, फिर उससे कम माइक्रोवेव की, फिर आईआर, विजिबल, यूवी, गामा रेज और कॉस्मिक रेज की सबसे कम वेवलेंथ है। और क्या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इनकी? अपोजिट, यानी कॉस्मिक रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज हो रही है डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस are arranged in order of their increasing wavelength और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, इतना ही बहुत है, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो इस तरह से ये आपका आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। यहाँ से 10⁻⁻16 से जो है ये क्या है? लैम्डा है इसकी वेवलेंथ है, किसकी? कॉस्मिक रेज की स्टार्ट होती है, और 10⁸ तक रेडियो वेव्स तक जो है आपका क्या है? रेडियो वेव्स की क्या है? वेवलेंथ यहाँ तक, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्स में इसको मेजर करते हैं 10⁻24 से लेकर 10 तक, ठीक है, यहाँ तक। इसके बीच में देखो विजिबल रीजन आता है, ये होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि विजिबल रीजन की वजह से ही हम क्या है देख सकते हैं, जो भी रेडिएशंस हैं विजिबल रीजन में लाई करती है उसकी वजह से ही कलर वगैरह शो होते हैं। तो विजिबल रीजन में आपका जो है विबग्योर बनता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये 7 कलर होते हैं ना लाइट के। तो ये आते हैं आपके, इनकी लैम्डा होती है 400 से लेकर 750 नैनोमीटर। यहाँ पर नैनोमीटर है, वहाँ पे मीटर था देखो, ठीक है। तो ध्यान रखना 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में आपका कौन सा आता है? विजिबल रीजन, ठीक है, उसमें आता है आपका विबग्योर। अच्छा, इसको इसी ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपको ये पूछ लें कि वॉयलेट और रेड में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, क्या पूछा है मैंने? फ्रीक्वेंसी पूछा है, देखो, तो किसकी होगी? वॉयलेट की।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसकी अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा, है ना, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 750 वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, रेड कलर की, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होगी कम। यहाँ विबग्योर में फ्रीक्वेंसी क्या होगी भी, कम ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, कम, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, अब आपको देखो, आपने ये देखा होगा एग्जाम्पल, जो ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, या कोई भी मेन मार्क्स वगैरह जो करने होते हैं, कुछ दिखाना होता है, तो वो रेड कलर से दिखाई देते हैं ना, रेड कलर की मार्किंग हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है। और एक ये भी है कि सनसेट है या सन राइज होता है, तब वो क्या है, रेड कलर का अपीयर होता है, हमें दिखाई देता है ना। तो वो किस वजह से होता है, देखो रेड कलर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये हमें दूर से ही दिखाई देता है, क्लियर। तो इस वजह से हमें जो साइंस वगैरह है वो रेड कलर के मार्क किए जाते हैं। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, देखो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। दूसरा ये इसने ये भी नहीं बताया कि जो हीट कैपेसिटी है डिफरेंट सॉलिड्स की, वो क्या है, टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेराइज करती है, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा लाइन स्पेक्ट्रा जो है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम इनका, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी क्या होती है भाई, ऐसी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकती है किसी भी टाइप की फ्रिक्वेंसी को, और परफेक्ट ही रेडिएटर होती है, यानी कि हर टाइप की फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और इमिट भी कर सकती है। जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है ना, क्या किया जाता है, हीट, तो ये हर टाइप की फ्रिक्वेंसी को क्या करेगी, इमिट करेगी और एब्जॉर्ब करेगी। और जो रेडिएशंस ये इमिट करती है ना, इमिट, दैट आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्या कहते हैं उन्हें, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो द रेडिएशंस इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर, ठीक है। व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड, it emit radiations of all frequencies called black body radiation, black body radiations, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे कोई मेटल सरफेस है, ये क्या है, मेटल, अगर हम इस पे कोई रेडिएशन डाल दी जैसे हमने, तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, व्हेन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस strike to the metal surface, the electrons are ejected from metal surface। मेटल सरफेस से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस phenomenon called photoelectric effect, photoelectric effect, and the electrons are called photoelectron। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको। एंड द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron called वर्क फंक्शन, क्या कहते हैं उसे, कॉल्ड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बोलते हैं उसको।
डब्ल्यू नोट से उसको डिनोट करते हैं। तो डब्ल्यू नोट जो वर्क फंक्शन है वो एच न्यू नोट के इक्वल हो जाएगा। एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जरूरत होती है जिसकी, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि कितनी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। क्लियर। और ऐसा कुछ नहीं होता कि, देखो कोई टाइम नहीं होता कि आपका स्ट्राइक करेगा, कुछ टाइम लेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो बहुत ही स्पीडली ये जो है वर्क होता है। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।